हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्लास 11th का शार्ट रिवीजन करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम 12th पाइथन की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे फर्स्ट ईयर के पाइथन का, और फिर हम उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ एग्जीक्यूशन विथ एग्जांपल। तो ये पाइथन सेकेंड ईयर की बुक है, ई बुक है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम वेब एप्लीकेशंस और स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन, गेम बनाने में, ग्राफिक्स बनाने में भी हम करते हैं। बेसिकली पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फ्री सोर्स, इसका जो सोर्स कोड होता है ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। इसका कोई चार्ज हमें पे नहीं करना होता है। ये सब सारी बातें हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो पाइथन के एग्जीक्यूशन मोड कितने होते हैं? इसके दो मोड होते हैं। एक इंटरैक्टिव मोड होता है, दूसरा स्क्रिप्ट मोड होता है। यानी कि पाइथन का प्रोग्राम अगर आप रन कराना चाहते हैं तो आप उसे दो तरीक़ों से करा सकते हैं। एक है उसका इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है उसका स्क्रिप्ट मोड। दो मोड में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब पाइथन की प्रोग्रामिंग हम करेंगे किसमें? उसके लिए इसका जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक एप्लीकेशन आता है, पाइथन IDE। और भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जिनका अपना जो है चलता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक थॉनी है, थॉनी एप्लीकेशन, जो बेसिकली पाइथन पर डिपेंड है। इसका इंटरफेस काफ़ी इजी है, आसानी से यूज़ कर सकता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको दो तरह की विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही है, टॉप पर एक, बॉटम एक, राइट साइड में असिस्टेंस दिया हुआ है। ये जो टॉप पर जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ये है इसका स्क्रिप्ट। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट टाइप करनी होती है। और नीचे जो सेल दिया हुआ है ये इसका इंटरेक्शन है, यानी कि इंटरेक्टिव मोड है ये। यानी दोनों मोड आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। और साथ में प्रोग्राम असिस्टेंट है एक यहाँ पर साथ में, इसको आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम असिस्टेंट अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होती है तो उस लाइन को बताता है कि कहाँ पर संभावित जो एरर है वो है, जिससे प्रोग्रामर को आसानी होती है प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में। तो ये तो दो तरह के इसके मोड हो गए। अदर IDE की बात करेंगे तो उसमें जो है ये दोनों IDE जो है अलग अलग आपको शो करेंगे, ये दोनों एक साथ नहीं शो करेगा। तो ये दोनों में प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं हम अभी देखेंगे इसमें। तो ये दो तरह के मोड हो गए यहाँ पर। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और दोनों मोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सपोज आपके पास एक वेरिएबल है num1, जिसकी वैल्यू आपने 10 ले रखी है। और num2 एक दूसरा वेरिएबल आपने ले रखा है, num2 इक्वल टू 20। और यहाँ पर आप sum इक्वल टू num1 प्लस num2 इंटर करते हैं। तो बेसिकली अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं स्टेटमेंट टाइप करता जा रहा हूँ, कोई रिस्पांस अभी नहीं आ रहा है, बस ओनली टाइप हो रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट सम, और इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करा देते हैं। अब आपको यहाँ पर इसका आउटपुट दिखाई देगा, ये आ गया 30।
यहाँ पर 30 आ गया। यानी कि प्रोग्राम का स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर टाइप किया, रन कराया, यहाँ पर सेल में इसका आउटपुट आ गया और यहाँ पर एक स्टेटमेंट टाइप हो गया एनालाइजिंग योर कोड। ये जो ऊपर हमने यहाँ पर कोड टाइप किया है, यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ऊपर जो हमने कोड टाइप किया है यह सेम कोड हम यहाँ पर भी टाइप करके इसका आउटपुट ले सकते हैं। जैसे नम, सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टॉप कर दिया। अब आ जाते हैं नीचे। हाँ, यहाँ पर num 1 इक्वल टू हम यहाँ पर 10 ले लिए। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर जो ट्रिपल एरो दिख रही है आपको, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये हर स्टेटमेंट के बाद आता रहता है और ये केवल इंटरैक्टिव मोड में ही शो करता है। तो num 1 इक्वल टू 10, num 2 इक्वल टू, यहाँ पर हमने 20 ले लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं यस यू एम इक्वल टू सम num 1, दोनों वेरिएबल को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, num 2 और इसको इंटर करते हैं। तो अभी भी कोई आउटपुट नहीं आया, बट अगर हम केवल सम यहाँ पर लिखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट आ गया 30। तो वो सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब हम कोई भी प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं तो उसका जो रिस्पांस होता है, जो उसका आउटपुट होता है, वो रन टाइम में नहीं आता, यानी कि तत्काल नहीं आता है। जब हम उसको रन कराते हैं तब जाकर के उसका आउटपुट हमारा सेल में डिस्प्ले होता है। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उसका जो है हर लाइन वाइज उसका आउटपुट आता रहता है। अगर केवल इनपुट स्टेटमेंट का हम स्टेटमेंट कोई टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट करके वो इनपुट लेता रहेगा और या कोई वेरिएबल रन इंटर करेंगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर num 1 पहले लिया तो फिर पाइथन प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ गया, num 2 लिया तो भी फिर पाइथन प्रॉम्प्ट आया, फिर वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट किया num 1 और num 2 को ऐड करके सम में, फिर केवल जब हमने सम को टाइप किया तो सम केवल इसका आउटपुट आ गया। अगर हम यहाँ पर केवल num 1 टाइप कर दें तो हमारा 10 आ जाएगा, num 2 अगर हम यहाँ पर टाइप कर दें तो 20 आ जाएगा। यानी कि जब कोई वेरिएबल हम डायरेक्ट इनपुट करते हैं, कोई वैल्यू इनपुट उसमें नहीं करते हैं, यानी इनपुट नहीं लेते हैं अगर, तो हमारा पाइथन प्रॉम्प्ट नहीं आता है, सीधे आउटपुट आता है। कहने का मतलब अगर हम कोई वेरिएबल टाइप कर रहे हैं और उसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर सीधे आउटपुट आता है। अब जैसे यहाँ पर NUM3 अगर हम यहाँ ले रहे हैं और इसको इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर आ रही है कि नाम की कोई वेरिएबल अभी तक हमने कोई क्रिएट ही नहीं किया है और उसमें कोई वैल्यू है भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। num3 इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 2 ले लिया हमने और इंटर किया, अब ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया इस पाइथन प्रोग्राम में। अब क्या करना है आपको, इसको num3 बस केवल आपको इंटर करना है, तो आप देखेंगे कि ये इनपुट नहीं लेगा, सीधे आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो कहने का मतलब जब हम इनपुट लेते हैं तो पाइथन प्रॉम्प्ट नेक्स्ट लाइन फिर से आ जाता है, और अगर कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू ऑलरेडी है या फिर जिसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज पहले कर चुके हैं तो केवल उसको अगर टाइप करते हैं तो हमारा डायरेक्ट उसका आउटपुट आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके बाद हमारा आता है वेरिएबल या ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहली चीज़, वेरिएबल क्या होता है, किसको कहते हैं वेरिएबल?
वेरिएबल अपने नाम से ही अपनी आइडेंटिटी देता है। वेरिएबल अपने नाम से ही अपनी आइडेंटिटी देता है। वेरिएबल यानी कि एक ऐसी आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल एक्चुअल में आइडेंटिफायर्स होते हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि num1 या num3 या num2 इक्वल टू, मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, उसमें एक वैल्यू डाला, कोई इनपुट किया, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है। और हर एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है num3 इक्वल टू 2 लिखा है मैंने, num1 इक्वल टू 10 लिखा है, num2 इक्वल टू 20 लिखा है। हम चाहें यहाँ पर तो नेक्स्ट लाइन में num1 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे num1 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, पहले 10 थी। यानी कि num1 जो है अपनी वैल्यू को वेरी कर रहा है, बदल रहा है। यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम बार बार बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली ये जो है वेरिएबल क्रिएट क्यों किया जाता है, किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। प्रोग्राम के थ्रू आउट प्रोग्राम हमें जब कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है, होल्ड करनी होती है, तो हम वहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल जो है एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक टाइप होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी और टाइप, वैल्यू और टाइप क्या है, यहाँ पर जो इसका नाम है, जैसे मान लीजिए NUM जो हमने पहले लिखा था इसमें, num1 या num2 या num3 वटेवर, तो ये क्या है, ये इसकी आइडेंटिटी है। यानी कि ये पूरे प्रोग्राम में num1 से आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया सपोज सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। अब पूरे प्रोग्राम में सम का इस्तेमाल करते हैं तो सम एज सम ऑफ num1 num2 एंड num3 कहलाएगा। यानी पूरे प्रोग्राम में सम जो है वेरिएबल num1 num2 और num3 के सम के रूप में जाना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई, उसका नाम उसकी आइडेंटिटी हो गई। जिस तरह की वैल्यू वो होल्ड करता है उसको हम कहते हैं उसका टाइप। जैसे अगर जो है यहाँ पर हमने लिखा सम इक्वल टू, अगर हम इसमें कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, तो किस तरह की वैल्यू ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है वो उसका टाइप हो गया। किस तरह का मतलब कि वो इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है, कि स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, कि फ्लोट वैल्यू होल्ड कर रहा है, किस तरह की वैल्यू इसमें रखी जा रही है, किस नेचर की वैल्यू इसमें होल्ड की जा रही है, वही इसका टाइप होता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई वेरिएबल के मामले में, आइडेंटिटी, टाइप एंड वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ऑपरेशन किस टाइप का है, वर्क किस टाइप का है। तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल होते हैं और ऑपरेंड्स कोई वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू होती है। कितने तरह के होते हैं ऑपरेटर्स?
बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसको हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। उसके बाद ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं प्रोग्राम में, एंड, और, नॉट। 3 लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि वैल्यू पुट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। num1 इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख लिया 25। तो अब जब भी हम num1 को प्रिंट करेंगे तो 23 इनिशियलाइज प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 num1 में इनपुट कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है। तो उस वैल्यू को, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में हम कैसे होल्ड करते हैं, उसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सिंगल इक्वल टू हमने लगाया है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये 23 को num1 में असाइन कर दे रहा है। अगर हम यहीं पे डबल इक्वल टू लगा दें तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं रह जाएगा। ये 23 को num1 में असाइन नहीं करेगा, num1 में ये 23 को असाइन नहीं करेगा, बल्कि ये num1 को 23 से कंपेयर करेगा। जैसे यहाँ पर एक देख लेते हैं, num1 इक्वल टू 23 मैंने इंटर किया और num1 को फिर से इंटर किया तो 23 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे num1 को डबल इक्वल टू लगा दें और यहाँ पर 23 लिख दें तो ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हमने num1 में 23 इनिशियलाइज कर लिया है, यानी कि num1 की वैल्यू 23 है। और यहाँ पर क्या है, num1 को हम 23 से कंपेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या num1 की वैल्यू 23 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि हमने ऑलरेडी num1 की भी वैल्यू 23 है और 23 ऑलरेडी 23 है ही, इसलिए दोनों इक्वल टू होगा। दूसरी सिचुएशन यहाँ देखते हैं, अगर num1 एग्जैक्ट इक्वल टू 34 करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि num1 की जो वैल्यू है वो 23 है और जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसको num1 को वो 34 से कर रहे हैं। तो 23 34 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। तो ये होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बाकी इनका यूज़ हमने फर्स्ट ईयर में बेहतर तरीके से देखा है ऑलरेडी, और अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा आता है इनपुट एंड आउटपुट। किसी भी प्रोग्राम में वैल्यू आपको कैसे इनपुट करनी है और कैसे उसका आउटपुट देना है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब कोई भी प्रोग्राम रन कराना है तो सबसे पहले तो उस प्रोग्राम को इनपुट चाहिए होता है। तो यूज़र इनपुट कैसे देगा? जब भी कोई प्रोग्राम रन करेगा तो उस प्रोग्राम यूज़र से डिमांड करता है वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो कितना इंटरैक्टिव वे में, कितना इजी वे में हमारा प्रोग्राम जो है यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इनपुट ले रहा है, वो बेस्ट प्रोग्राम होता है। तो हम कैसे इनपुट लेते हैं किसी प्रोग्राम में, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। इनपुट लेने के लिए हमें जो है, हमारे पास जो तरीके हैं वो इनपुट फंक्शन होता है। 2 तरह के फंक्शन हम जनरली यूज़ करते हैं, रॉ इनपुट एंड इनपुट फंक्शन। क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने क्या लिया था, num1 इक्वल टू 23 लिया था।
num1 इक्वल टू 23 लिया था। लेकिन अगर जो है हमें मालूम है कि ये कोडिंग करना, लेकिन अगर कोई यूज़र है जिसके लिए आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसे कैसे मालूम होगा कि 23 लेना है। यानी कि बेहतर इंटरेक्शन के लिए हमें यहाँ पर एक जो है मैसेज पॉपअप होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो बस वही इनपुट का बेस्ट मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, num1 में हमें एक वैल्यू लेनी है, तो num1 इक्वल टू, अब क्या करते हैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, इनपुट, और यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप करते हैं, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। अब इस नंबर का प्रिंट करते हैं, इस नंबर का हम आउटपुट देते हैं, इंटर्ड नंबर बाय यूजर इज, कामा, यहाँ पर हमने num1 लगा दिया। अब इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पाइथन सेल में आपको दिख रहा होगा क्या आ रहा है, इंटर एनी नंबर, यानी कोई आपको इनपुट करना है नंबर। मैसेज पॉपअप हुआ है, 45 इनपुट किया हमने, और जैसे इंटर करेंगे तो उसके नीचे क्या आ गया, इंटर्ड नंबर बाय यूज़र इज़ 45। यानी कि यहाँ से यूजर को आसानी हो गई कि उसको क्या करना है, क्या टाइप करना है, और ये हमारा जो है प्रोग्राम हमारा आउटपुट दे रहा है कि यूज़र के द्वारा इनपुट किया गया नंबर 45 है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इस तरह से हम कस्टमाइज़ करके इनपुट और आउटपुट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और जो यूज़र इंटरफेस है उसको बेटर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट। इसके बाद हमारा आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एक फिक्स रिजल्ट देता है। कहने का मतलब पहले से बनाया हुआ एक स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है जो यूज़र के डिज़ायर के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो पाइथन फंक्शन होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मॉड्यूल होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। 3 कैटेगरी होती है फंक्शन की। तो ये तीनों कैटेगरी क्या क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं पहले, क्योंकि आगे फंक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है प्रोग्रामिंग में। मॉड्यूल जो होता है पाइथन में कुछ स्टेटमेंट की जो प्री डिफाइंड कोड होता है, ब्लॉक होता है, जिसको हम एक्सेस करते हैं प्रोग्राम मॉड्यूल में। A module is a file containing Python definitions and statement. Standard library of Python is extended as module to the programmer. इसमें क्या होता है कि हम Python में कुछ एक लाइब्रेरी होती है फंक्शन की, जिसमें डिफरेंट नेम से एक ब्लॉक का सेट होता है। बस उसी को हमें डायरेक्ट एक्सेस कर लेना होता है अपने प्रोग्राम में।
जैसे अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें इंपोर्ट और फ्रॉम का इस्तेमाल करना होता है। कैसे करते हैं वो हम डिटेल्स में देखेंगे। मॉड्यूल को हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम में। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ इस इंपोर्ट को आप नेगलेक्ट करो कि ये क्या है। इतना आपको मालूम होगा कि x इक्वल टू इनपुट इंटर एनी नंबर, ये जनरली आप टाइप करते हैं कि ये जो है अभी हमने बताया था कि किसी वेरिएबल में हमें वैल्यू इनपुट करना होता है तो हम कैसे इनपुट करते हैं, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद स्क्वायर यानी कि पावर ही निकालना है अगर किसी वेरिएबल का। सपोज यहाँ पर एंटर करते हैं num1 एक वेरिएबल हमने लिया और इसमें हम कोई वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, जैसे इनपुट, तो यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। और सपोज जो भी नंबर हम इनपुट करते हैं उसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो SQR एक वेरिएबल ले लेते हैं SQR, और हम इसमें क्या करते हैं W, कितने की पावर देनी है हमको, num1 पर सपोज हमें 3 की पावर देनी है या 2 की पावर देनी है, जिसे स्क्वायर निकल जाता है। और हम SQR को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, प्रिंट स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, और यहाँ कामा लगा करके ये जो स्क्वायर जिसमें हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो वेरिएबल यहाँ पर लिख देते हैं। रन कराएंगे तो हमारी मिस्टेक आनी ही आनी है। इंटर ए नंबर मान दिया, 3 लगा दिया, 3 इंटर कर दिया और ये इरर आ गए। अब असिस्टेंस में देखते हैं कि क्या कह रहा है, टाइप इरर। यहाँ असिस्टेंट में क्या कह रहा है, टाइप इरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स यानी टाइप, यहाँ पे डबल स्क्वायर स्टार लगा हुआ है, और POW STR इंट, यानी ये लाइन 2 में मिस्टेक है। ये जो लाइन 2 है यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, SQR POW यहाँ पर मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है, अब इसे फाइंड करना हमारा काम है। सबसे पहली चीज़ कि ये एक जो है फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसका जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, वो हमने पहले से बना हुआ है लाइब्रेरी में, बट हमने उसे एक्सेस नहीं किया है। उसको हमने क्या किया है, एक्सेस नहीं किया है। तो अब एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था जो चीज़ कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ्स, यानी मैथ्स की लाइब्रेरी पहले पड़ेगी, और मैथ्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे math.sqrt या फिर जो भी है उसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम मैथ को, इंपोर्ट मैथ्स, और यहाँ पर हम लगा देते हैं मैथ डॉट, और इसको रन कराते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इनपुट इंटर एनी नंबर,
इसको हम क्या करेंगे, पूरा इनपुट इंट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जब पूरा इनपुट जो भी वैल्यू इनपुट किया जाएगा इस स्टेटमेंट में, वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इनपुट फंक्शन से कोई वैल्यू इनपुट करते हैं किसी वेरिएबल में, तो वो एक जो है स्ट्रिंग होता है, वो एक इंटीजर नहीं होता है। और आपको मालूम होगा कि किसी स्ट्रिंग का जो है स्क्वायर नहीं होता है। अगर स्क्वायर होता है तो इंटीग्रल वैल्यू की होती है, यानी कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की होती है। तो यही रीज़न है कि हमें जो भी हम वैल्यू यहाँ इनपुट करते हैं इनपुट फंक्शन से, तो अगर हमको उस वैल्यू को एज ए इंटीजर एक्सेप्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, INT फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ये INT फंक्शन जो भी वैल्यू होती है, चाहे हम फ्लोट एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, तो वो क्या कन्वर्ट कर देता है, उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह स्क्वायर 16 आ गई। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम बाकी जो फंक्शन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।